वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 501 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, वहाँ से ही जहाँ से रोका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट कितनी हो गई है? 13 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। राज्य के उप मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, उप मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं हो सकता और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः राजनीतिक कारणों से की जाती है, उसी तरह जैसे कि उप प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा वाला करेक्ट है। पहला वाला स्टेटमेंट है, उप मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य भी हो सकता है। तो एक को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 चूँकि 2 सही है तो डी भी नहीं होगा। तो उप मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः राजनीतिक कारणों से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य मंत्रिपरिषद के वर्ग हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। बताइए। नीचे दिए गए कूट का सही नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तीनों हैं ये। डी है इसका आंसर। तो राज्य मंत्रिपरिषद के 3 वर्ग हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। राज्य के प्रत्येक मंत्री एवं राज्य के महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ वो मौजूद हो, यानी दोनों सदन हो, सब में तो होते नहीं। तो देखिए, इन दोनों सदनों या उसकी समितियों जिसका वह सदस्य है उसमें बोलने का, उसकी कार्रवाई में भाग लेने का और मत देने का अधिकार है इन दोनों को। देखिए, ये चीज़ बहुत बार दोहराई गई होगी, मत नहीं दे सकते ये दोनों। पहला वाला करेक्ट है, बोलने बाकी कार्रवाई में भाग तो ले सकते हैं ना, ये तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत प्रत्येक मंत्री या राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, को राज्य की विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में और उसके किसी समिति जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है उसमें वो बोल सकता है, उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। सुचेता कृपलानी वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। वह भारत की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बड़ा ही उटपटांग स्टेटमेंट है। वह पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। इस तरह से सही है। चलिए कोई नहीं, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक की बात हो रही है, उसके संदर्भ में विचार करना है आपको। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद, जो दूसरा सदन होता है जहाँ पर होगा, सब में तो होता नहीं है, अधिकतम 14 दिनों तक रोक के रख सकती है। साधारण विधेयक की बात हो रही है, 14 दिनों तक रोकेगी क्या? दोनों विधेयक के बीच गतिरोध होने पर राज्यपाल संयुक्त बैठक बुलाता है। विधान परिषद में पूरा स्थापित विधेयक को विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर देने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। देखिए, पहली बात तो ये जो संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब राष्ट्रपति बुलाते हैं ये। ऐसा नहीं है कि राज्य के राज्यपाल बुलाते हैं, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो एक से क्या एलिमिनेट हो रहा है? सारा तो नहीं हो रहा, आधा तो कट ही गया। विधान परिषद में पूरा स्थापित विधेयक को विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर देने पर विधेयक समाप्त हो जाता है। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों तक रोके रख सकती है। ये गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। ऐसा धन विधेयक के मामले में है। तो यहाँ पर केवल 3 ही करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो केवल 3 यहाँ पर सही है। राज्य विधानमंडल के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 197 में प्रावधान है कि राज्य विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक के रख सकती है, न कि 14 दिन तक। प्रथम बार में 3 माह एवं दूसरे बार में 1 माह के लिए, कुल 4 माह के लिए। साधारण विधेयक की बात हो रही है। किसी साधारण विधेयक का प्रारंभ राज्य विधान परिषद में होता है और
राज्य विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो विधेयक जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, पढ़िए इसको। तो पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 201 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए किसी साधारण विधेयक पर राज्य विधानमंडल 6 महीने के अंदर पुनर्विचार करेगी। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 200 में उपबंध है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर अपना निर्णय देता है, जो निम्न है। अनुमति दे सकता है या अनुमति को रोक सकता है। यदि धन विधेयक है तो यदि धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और विधानमंडल 6 माह के अंदर, कितने 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करके राष्ट्रपति को भेजता है। तब भी राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस चीज़ को पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय यानी स्टेट के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन की बात हो रही है, राज्य की संचित निधि पर आधारित होती है। गोवा जो है, गोवा नागालैंड के बाद भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है। राज्य के वित्त लेखाओं पर नियंत्रण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है द्वारा किया जाता है। देखिए, जैसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, जैसे महान्यायवादी वहाँ का अलग है, स्टेट का एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है, तो मतलब महाधिवक्ता होता है। लेकिन जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो CAG होता है, वो एक ही होता है पूरे भारत का। वही सेंट्रल को देखता है, वही अलग अलग स्टेट को भी देख लेता है। बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो पेंशन है ना, पेंशन वो राज्य की संचित निधि पर आधारित नहीं होती। ये इसमें ये ट्रिकी बात है, एक तरह से याद रखना है इसको आपको, क्योंकि अधिकतर जो है, जो उच्च न्यायालय के यानी स्टेट के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर आधारित होते हैं। लेकिन जो इसकी पेंशन दी जाती है ना, हाई कोर्ट के जजों की पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से जाती है। और जो सुप्रीम कोर्ट की पेंशन और वेतन भत्ते वो तो जाते ही जाते सुप्रीम कोर्ट से, मतलब संचित निधि से भारत की। जो हाई कोर्ट की पेंशन है वो भी भारत की संचित निधि से जाती है और इसके जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना। पहला गलत है स्टेटमेंट, तो एलिमिनेट कर दीजिए। 50% आपका काम हो गया। इन दोनों में से कोई उत्तर होगा। गोवा नागालैंड के बाद दूसरा नहीं है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है, तो गलत हो गया दूसरा भी। तो तीसरा इसका आंसर हो गया फिर। तो देखिए, कथन 3 केवल सही है यहाँ पर। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो पेंशन है भारत की संचित निधि से जाती है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 202(3) के तहत जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि से जाते हैं। तो पता चल गया, हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते जाएंगे राज्य की संचित निधि से और जो उनकी पेंशन है वो जाएगी भारत की संचित निधि से। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर कॉमन सिविल कोड लागू है। यहाँ 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चल रहा है। केंद्र के साथ साथ राज्य वित्त लेखाओं पर नियंत्रण जो है वो CAG करते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकेगा। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। धन विधेयक से भिन्न किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। बिल्कुल, एक एक प्रश्न, एक एक स्टेटमेंट मोतियों में पिरोया हुआ है सिस्टमेटिकली और करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो देखिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है।
संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, या धन विधेयक से भिन्न कोई विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए उसको राज्य विधानमंडल को लौटा भी सकता है। किंतु यदि राज्य विधानमंडल विधेयक में संशोधन या बिना संशोधन के राज्यपाल के पास पुनः प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ये बात अलग है उस बात से कि जो विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा था और कौन कर रहा था, राज्यपाल कर रहा था उसको, तो वहाँ पर वो बाध्य नहीं है, लेकिन ये राज्यपाल बाध्य है इस चीज़ को करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं, आपको बार बार पढ़ोगे तो याद रहेंगी वरना भूल जाओगे। अब देखिए, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल की राय में विधेयक पर अनुमति देने पर उच्च न्यायालय की शक्तियों का जो है वो अल्पीकरण होगा, तो विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। अमेरिकी न्यायालय के समान भारत में भी एकीकृत न्यायालय की स्थापना की गई है। मूलतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 निश्चित की गई थी, जिसमें एक था मुख्य न्यायाधीश तथा 7 थे अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 35 है, जिसमें से एक चीफ जस्टिस है मतलब मुख्य न्यायाधीश है और 34 अन्य न्यायाधीश हैं। बता दीजिए इसमें कौन सा करेक्ट है। इस प्रश्न को जल्दी से सही करना है, तो पहले गलत ढूंढिए इसमें। तो पहला स्टेटमेंट क्या था इसका, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। सब में एक है। अमेरिकी न्यायालय के समान भारत में भी एकीकृत न्यायालय की स्थापना की गई है, गलत है। अमेरिकी न्यायालय में तो द्वैध व्यवस्था है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायालय व्यवस्था है, तो दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर दो है वो नहीं होगा। मूलतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 निश्चित की गई थी, जिनमें एक था चीफ जस्टिस और 7 थे अन्य। करेक्ट है। वर्तमान में 31 न्यायाधीश हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस है और 30 हैं अन्य, तो गलत है। तो हमारा यहाँ पर सेकंड गलत हुआ और फोर्थ गलत हुआ। सेकंड और फोर्थ, तो बचा क्या, सी बचा। 1 और 3 सही है केवल। तो कथन 1 और 3 सही हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। अमेरिका में द्वैध न्यायालय की व्यवस्था है, जबकि भारत में एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था है। मूलतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 निश्चित की गई थी मूल संविधान में, जिनमें था एक मुख्य न्यायाधीश, 7 थे अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 31 है, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। ये कब से हुआ है, ये हुआ है सर्वोच्च न्यायालय संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय मतलब न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के तहत फरवरी 2009 से 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश में निहित है। 99 संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से है। राष्ट्रपति जो होते हैं ना, राष्ट्रपति, वो मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श लेगा। बिल्कुल लेंगे, और है कौन सलाह लेने के लिए। पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करनी है ना, तो मुख्य न्यायाधीश नहीं करेंगे, संसद करेगी, संसद, पार्लियामेंट। तो पहले वाले को गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट हमको सही ढूंढना है ना। तो दूसरा वाला सही हो गया यहाँ पर, और सही हो गया तीसरा वाला, तो 2 और 3 सही हो गया। सी है इसका आंसर। नीचे तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं ना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो चीफ जस्टिस की भी करते हैं और अन्य न्यायाधीशों की करते हैं, तो किसकी सलाह लेंगे, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेंगे, सदैव ही लेंगे। तो 2 और 3 सही है यहाँ पर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा है। संसद अभी तक 5 बार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर चुकी है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, किंतु वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं।
फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के तहत भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सदैव परामर्श जो है वो लेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेगा। इसे कॉलेजियम प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं कॉलेजियम प्रणाली में। तो पता चल गया। हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति करेगा। और इनमें सलाह किसकी लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पूरा हो जाए वो अपने पद पर बने रहते हैं, मतलब निर्धारित की गई है ऐसा संविधान में। देखिए, पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में 65 वर्ष तक की आयु सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए है, लेकिन 5 वर्ष तक वो कार्य करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, केवल एक सही है इसका आंसर। तो कथन केवल एक सही है यहाँ पर। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 124(2) में उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। और हाई कोर्ट में ये चीज़ कितनी है? 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम एक बार। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और आप ये बेल आइकन को प्रेस रखिए, घंटी के बटन को दबाकर रखिए, ताकि सही टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाए। देखिए, एनडीए की परीक्षा जो है ले रही है यूपीएससी, एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं। सेंट्रल लेवल पर होती है पूरे भारत में एनडीए। इसने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को हो ही जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे नहीं होगा नहीं होगा। नहीं होने का तो सवाल बहुत कम है, क्योंकि सेंटर तो चेंज करवा दिया ना यूपीएससी ने। फॉर्म वापस लेने के लिए बोल दिया कि जिनको पेपर नहीं देना वो वापस फॉर्म ले सकते थे अगस्त तक, 10 अगस्त तक जिसकी डेट थी। तो बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैक्स 1.5 महीने तो बचा है। चलिए, धन्यवाद।